शाप या षड्यंत्र तेरे प्यार के साए में बीते जिंदगी का। भाग 5। रिया ने अपनी लाल पड़ी उंगली की ओर देखा और खुद ही बड़बड़ाने लगी थी। इन मिस्टर सीरियस का गुस्सा भीना। फिर वह चिढ़कर बोली, नहीं, इनके ऊपर तो मिस्टर हिटलर नाम ही ज्यादा अच्छा लगेगा। इनका गुस्सा गुस्सा नहीं, जैसे कोई बबूल का पेड़ है जिसे जितना काटो उतना ही उगाता है। रिया की आंखों में एक शरारत चमक आई और उसने ठान लिया, पर हमारा नाम भी रिया है। अब हम भी इस बबूल के पेड़ को अपने गुस्से की आग से ऐसे जलाएंगे कि यह दोबारा उगने का नाम ही नहीं लेगा। सोचते सोचते रिया कल्याणी जी के पास आई और आग्रह पूर्वक बोली, माँ जी, क्या अब हम घर जा सकते हैं? कल्याणी जो राहुल के लिए अंगूठी पसंद कर रही थी, उन्होंने पीछे मुड़कर रिया की ओर देखा और लाड से बोली, रिया बेटा, देखो ये अंगूठी कैसी लग रही है? रिया को बीच में टोकते हुए कहा, माँ जी, अच्छी लग रही है, उसने थोड़ा नर्वस होकर कहा। कल्याणी ने उसके उदास चेहरे को देखकर पूछा, रिया बेटा, क्या हुआ? क्या तुम यहाँ बोर हो रही हो? रिया ने बड़ी मासूमियत से अपने नजरें झुकाते हुए कहा, नहीं माँ जी, हम तो बस इसलिए कह रहे थे कि अब अंगूठी तो पसंद आ ही गई है। कहते कहते रिया रुक गई थी। कल्याणी को समझ आ गया था कि राहुल के रूखे व्यवहार की वजह से रिया वहां से जाना चाहती है। कल्याणी ने राहुल के उखड़ेपन को तभी भांप लिया था जब उसने रिया के लिए अंगूठी पसंद करने से मना कर दिया था। शायद रिया का साथ राहुल के गुस्से को शांत कर दे। यह सोचकर कल्याणी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें घर जाने की इजाजत देती हूँ, पर तुम अकेली नहीं जाओगी। राहुल तुम्हें घर छोड़ने आएगा। यह सुनकर रिया ने घबरा कर अपने दांतों तले उंगली दबा ली। वह मन ही मन बोली, मिस्टर खड़ूस के साथ उनकी गाड़ी में? रास्ते में हमारे मुंह से अगर कुछ निकल गया तो? ये तो हमें बिना चूल्हे के ही अपने गुस्से की आंच पर फ्राई करके खा जाएंगे। रिया को नाखून चबाता देख कल्याणी ने पूछा, क्या आप घर नहीं जाना? रिया अपने ख्यालों से बाहर आई और तुतलाते हुए बोली, जाना है ना माँ जी। कल्याणी ने राहुल को आवाज लगाई, राहुल बेटा, रिया को घर छोड़ के आओ। राहुल ने आज्ञा मानते हुए कहा, जी माँ जी, अभी छोड़ आता हूँ। राहुल ने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखों में अभी भी वही कठोरता नजर आ रही थी। रिया सहमी हुई उसके पीछे पीछे चल रही थी। राहुल ने गाड़ी का दरवाजा एक झटके से खोला और अंदर बैठ गया था। रिया ने अपनी साड़ी के पल्लू को संभालते हुए धीरे धीरे गाड़ी की पिछली खिड़की की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही रिया ने पिछली खिड़की को हाथ लगाया, राहुल की भारी आवाज गूंजी, आगे आगे बैठो, आपका ड्राइवर नहीं हूं। रिया चिढ़कर बोली, हमने आपको ड्राइवर कब कहा? राहुल ने पलट कर कहा, कहा तो कुछ भी नहीं, पर बिना कहे भी आपकी हरकतें बहुत कुछ कह जाती हैं। रिया बड़बड़ाते हुए वहीं की वहीं ठिठक कर बोली, आने में थोड़ी देर क्या हो गई? ये तो ऐसा गुस्सा कर रहे हैं जैसे हमने इनकी कोई कीमती फाइल छुपा दी हो। राहुल ने अपनी एक भौं को ऊपर चढ़ाकर कहा, अब बाहर खड़े होकर ही सोचना है या अंदर भी आओगी? यह कहते हुए उसने रिया की तरफ का दरवाजा बड़ी बेरुखी से बंद कर दिया था। रिया ने एक गहरी सांस ली और सिमट कर सीट के कोने पर बैठ गई थी। गाड़ी स्टार्ट हुई और हवा से बातें करने लगी। तभी राहुल की नजर रिया की उस लाल पड़ी उंगली पर गई। उसने खामोशी से डैशबोर्ड से एक बैंडेज निकाली और रिया की ओर बढ़ाते हुए आदेश दिया, इसे उंगली पर लगा लो, कल तक ठीक हो जाएगी। यह सुनकर रिया का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना उसकी ओर देखे कहा, हमें नहीं लगानी कोई बैंडेज। राहुल को एहसास हुआ कि यह चोट उसकी वजह से लगी है। उसने थोड़ा नर्म होकर कहा, लाओ इधर, मैं बांध देता हूँ। रिया ने नजरें चुराते हुए फिर से मना कर दिया। अब की बार राहुल ने कुछ नहीं बोला और गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया। राहुल ने एक गहरी सांस लेकर कहा, यह बैंडेज लगा लो, कल सगाई है, कल के बाद तुम यह अंगूठी अपनी उंगली से नहीं उतार पाओगी। रिया ने मुंह बनाकर अपना हाथ सीट के पीछे छुपा लिया था। यह देख राहुल का सब्र जवाब दे गया। उसने बिना कहे
रिया की कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। रिया घबराकर चिल्लाई, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमारी कलाई, दर्द हो रहा है। राहुल ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसने कलाई को इतनी जोर से पकड़ लिया था कि उसकी उंगलियों के निशान रिया की गोरी कलाई पर छप गए थे। यह देखकर राहुल की पकड़ एकदम ढीली पड़ गई। अब वह बड़ी कोमलता से रिया की उंगली पर बैंडेज लगाने लगा था। उस कोमल एहसास ने रिया के गुस्से को शांत कर दिया था। रिया ने चोरी से राहुल की तरफ देखा। उसका चेहरा ऐसा बना हुआ था जैसे चोट रिया को नहीं, उसे खुद को लग गई हो। राहुल ने भारी स्वर में कहा, बैंडेज बंध गई है, अब हाथ हटा सकती हो। रिया ने चौंक कर राहुल को देखा। राहुल की भौहें फिर से वैसी की वैसी तन गई थी। रिया ने खुद पर गुस्सा होते हुए सोचा, तुम एकदम गधी हो रिया, इनके हाथों में अपना हाथ दे दिया। तुम मिस्टर सीरियस को देखकर सब कुछ भूल जाती हो। राहुल ने फिर से स्टीयरिंग संभाली और गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ गई थी। कुछ देर के लिए गाड़ी में गहरा सन्नाटा पसर गया था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन दोनों के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। राहुल ने गाड़ी के स्टीयरिंग को मजबूती से थाम रखा था और उसका पूरा ध्यान सड़क पर बने सिग्नलों पर था। जैसे ही वे अधिक ट्रैफिक वाले इलाके में पहुंचे, राहुल ने चुप्पी तोड़ी और सीट बेल्ट की ओर इशारा करते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, सीट बेल्ट लगा लो। उसकी आवाज में जरा सी भी नरमी नहीं थी। रिया ने एक नजर राहुल की ओर देखा। उसका चेहरा काफी गंभीर था। रिया ने घबरा कर फुसफुसाते हुए कहा, हमें नहीं लगानी सीट बेल्ट। राहुल ने अपनी एक भौं चढ़ाई और बर्फ की तरह जमा देने वाली निगाहों से रिया की ओर देखते हुए कहा, सीट बेल्ट और ट्रैफिक सिग्नल इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, इसलिए जैसा कहता हूँ वैसा करो। रिया ने अपनी घबराहट छुपाते हुए फिर से कहा, हमने कहा ना, हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे। राहुल ने गुस्से में अपने सिर को झटक लिया था और मन ही मन सोचने लगा था, माँ को पूरे भारत में मेरे लिए यही लड़की मिली थी जो जितनी ज्यादा लापरवाह है उससे कहीं ज्यादा जिद्दी। मैं जो कहता हूँ यह उसका उल्टा ही करती है। रिया ने राहुल के तमतमाते चेहरे को देखकर सोचा, हमने कहीं ज्यादा तो नहीं बोल दिया? कहीं इन्होंने हमें चलती गाड़ी से उठाकर बाहर फेंक दिया तो? यह सोचकर रिया का दिल 100 से भी ज्यादा स्पीड से दौड़ने लगा था। उसने डर के मारे अपनी दोनों आंखें जोर से बंद कर ली थी। राहुल ने उसे इस तरह से आंखें बंद किए देखा तो सोचा, आंखें तो ऐसे बंद कर रखी है जैसे मैंने सीट बेल्ट बांधने को नहीं, चलती गाड़ी से छलांग लगाने को कह दिया हो। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए फिर से कहा, पुलिस चौकी आने वाली है, जल्दी से सीट बेल्ट लगा लो। पर रिया तो अपने दिल की धड़कनों को काबू करने में लगी हुई थी। गाड़ी की रफ्तार तेज थी और पुलिस चौकी नजदीक आती जा रही थी। राहुल ने चलती गाड़ी में हाथ बढ़ाकर रिया के पीछे से सीट बेल्ट निकाली और एक पल के लिए स्टीयरिंग से हाथ हटाया और अपनी सीट से उठकर रिया के ऊपर झुकते हुए बेल्ट बांधने की कोशिश की। रिया ने अचानक राहुल को इतना करीब देखा तो घबरा गई थी। इससे पहले कि राहुल कुछ कहता, रिया ने उसे अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर पीछे धकेल दिया था। धक्का इतना जोरदार था कि राहुल का सिर खिड़की से टकराते टकराते बचा और स्टीयरिंग उसके हाथ से छूट गया। सामने से तेज हॉर्न बजाता फलों से भरा एक थ्री व्हीलर आ रहा था। सामने देख रिया के होठों से एक चीख निकल गई। राहुल ने खुद को संभाला और झटके से स्टीयरिंग को मोड़ा, गाड़ी को फुटपाथ की ओर घुमा दिया। गाड़ी और थ्री व्हीलर के बीच बस 1 सेकंड का फासला था। एक जोरदार धमाके के साथ गाड़ी फुटपाथ के पत्थरों से जा टकराई थी। राहुल का सिर स्टीयरिंग से जा टकराया और रिया डैशबोर्ड पर बेहोश पड़ी थी। राहुल के सिर से खून की एक धार बहने लगी जो बहते उसके सीने तक पहुंच गई थी। रिया को बेहोश देख राहुल अपनी चोट और दर्द दोनों भूल गया।
उसने घबरा कर रिया के चेहरे को थपथपाया। रिया, आंखें खोलो। पर रिया अभी भी बेसुध थी। उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर था, जो शायद टकराने की वजह से नीला पड़ गया था। राहुल ने बदहवासी में डैशबोर्ड से पानी की बोतल निकाली। घबरा कर बोतल हाथ से छूट गई और पानी सीट पर बिखर गया। तभी उसकी नजर पब्लिक वाटर कूलर पर पड़ी। उसने सीट बेल्ट से रिया को बांधा और दौड़ता हुआ पानी ले आया। राहुल ने रिया के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और फिर से उसे पुकारा। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि शब्द जुबान का साथ छोड़ रहे थे। उसने तुतलाते हुए कहा, रिया, आंखें खोलो। शायद राहुल का वह दर्द रिया के कानों से होता हुआ दिल तक पहुंचा था। उसने अपनी पलकों को धीरे से झपकाया। राहुल की आंखों में अब गुस्सा नहीं, गहरी चिंता थी। उसने गहरी सांस ली और अपना माथा रिया के सिर से सटाते हुए मन ही मन फुसफुसाया, तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी। रिया ने आंखें खोली तो सबसे पहले उसकी नजर राहुल के माथे से बहते खून पर पड़ी, जिसने उसकी कमीज को भिगो दिया था। वह घबरा कर बोली, आपको तो बहुत चोट लग गई है। कितना खून बह रहा है? राहुल ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। पर रिया को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और फुसफुसाते हुए बोली, ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं आपको बहुत सारी चोट लग गई है। लाइए इधर दिखाइए, हम पट्टी बांध देते हैं। उसने राहुल को हक और अधिकार के साथ कहा। अब की बार राहुल ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठ गया। रिया राहुल के माथे के जख्म पर अपने होठों से फूंक मारते हुए दवा लगाने लगी थी। उसने बहुत ही सावधानी से राहुल के माथे पे पट्टी बांधी और बड़ी मासूमियत से पूछा, अभी भी उतना ही दर्द हो रहा है क्या? राहुल ने रिया के फूल से चेहरे की ओर देखा, जिस पर दर्द और चिंता एक साथ झलक रहे थे। तभी उसकी नजर रिया के उस हाथ पर गई, जो डैशबोर्ड से टकराने के कारण नीला पड़ गया था। राहुल ने अपनी भारी आवाज में कहा, बैठ जाओ। राहुल की भारी आवाज सुन रिया सन्न रह गई थी। शायद वह डांट का इंतजार करने लगी थी। यदि हमने इनकी बात मानकर सीट बेल्ट लगा ली होती तो शायद ये एक्सीडेंट न होता। वह मन ही मन फुसफुसाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राहुल से बैठने को क्यों कह रहा था। उसने राहुल के सिर को दोबारा छूकर देखा और बड़बड़ाई, कहीं हमने गलत पट्टी तो नहीं बांध दी? नहीं, पट्टी तो सही बंधी है, उसने मन ही मन सोचा। राहुल ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, मुझे बात दोहराने की आदत नहीं है, बैठ जाओ। रिया ने अपने हौसले को इकट्ठा किया और नाराजगी भरे स्वर में तुतलाते हुए बोले, हमने कुछ नहीं किया। राहुल ने थोड़ा शांत लहजे में कहा, मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? इस बार उसके स्वर में गुस्सा नहीं, एक अनजानी सी नरमी थी। रिया ने मासूमियत से कपकपाते होठों से कहा, हमें लगा शायद हमने आपके सिर पर गलत पट्टी बांधी थी, इसलिए आप हमसे नाराज हो गए। रिया ने बड़ी मासूमियत से अपने सिर को झुकाते हुए कहा। रिया की वह मासूमियत और फिक्र देखकर कच्ची मिट्टी से बना राहुल के अनुशासन का महल आज पूरी तरह से ढह गया था। उसने कोमलता से रिया का हाथ पकड़ा और उसे सामने की सीट पर बैठा लिया था। रिया ने अपने हाथों खींचने की कोशिश की और तुतलाते हुए बोली, हाँ, हम ठीक है। राहुल ने नरमी से उसकी ओर देखते हुए कहा, और फर्स्ट एड बॉक्स से दवा निकालकर रिया के नील पड़े हाथ पर लगाने लगा था। दवा लगते ही रिया के मुंह से दर्द की एक आह निकल गई, जिसे सुनकर राहुल के हाथ वहीं के वहीं ठिठक कर रह गए थे। बिना कुछ कहे भी राहुल के माथे पर रिया के दर्द की लकीरें उभर आई थी। रिया ने राहुल के माथे की उन लकीरों को देखा और अपना मन सख्त करके फिर से अपना हाथ राहुल के आगे बढ़ा दिया था। अब की बार राहुल ने और भी कोमलता से दवा लगाई। रिया को दर्द होने के बाद भी अब दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। राहुल ने धीरे से गाड़ी का दरवाजा खोला और रिया को बड़ी सावधानी से बाहर निकाल लिया था।
गाड़ी को टूटा देख रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने चिंता से कहा, यह तो पूरी तरह टूट गई है, अब हम घर कैसे जाएंगे? उसने कुछ फुसफुसाते हुए कहा। उसका चेहरा किसी मुरझाए फूल की तरह हो गया था। वहां के माहौल को हल्का करने के लिए राहुल ने पहली बार मजाक किया, ऐसा करते हैं, बस में चलते हैं, तुम्हें सीट बेल्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्या ख्याल है? रिया ने घूर कर राहुल की ओर देखा और कहा, क्या कहा आपने? राहुल ने अपनी हंसी को होठों में दबाते हुए कहा, नहीं, यदि तुम कहो तो हम बस की बजाय कैब में भी चल सकते हैं। राहुल के मन में बस अब एक ही बात थी कि वह रिया के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता है, डर या घबराहट नहीं। उसने फोन किया और दूसरी गाड़ी मंगवाई। शायद रिया को प्यास लगी थी और वह बार बार अपने गले पर हाथ फेर रही थी। राहुल ने उसे देखा और कहा, तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आया। उसने अपने ब्लेजर को कंधे पे टांगा और बिस्लरी की बोतल खरीदने के लिए आगे बढ़ गया था। उसने अपना वॉलेट ढूंढा पर शायद वह घर पर ही छूट गया था। उसने अपने ब्लेजर की जेब में यह सोचकर हाथ डाला, शायद उसमें कुछ पैसे हो। जेब में पैसे तो नहीं थे, पर्स में उसका क्रेडिट कार्ड था और वह ब्रेसलेट जो उसने रिया से छुपाकर अपनी जेब में रख लिया था। तुम मेरे पास उस पगली की अमानत हो, अब तुम्हें उसी के हवाले कर देता हूँ। राहुल ने ब्रेसलेट को अपने हाथ में लेकर मन ही मन कहा। उसने ब्रेसलेट को प्यार से निहारा और फिर कोमलता से मुट्ठी में बंद कर लिया था। ऑफिस में पुजारी की भविष्यवाणी इशिता के मन में किसी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। उसका मन फाइलों में नहीं लग रहा था। वह खुद से सवाल कर रही थी, क्या मुझे पुजारी से मिलना चाहिए? पर क्यों? मैं राहुल सर को पसंद करती हूँ। उसने खुद से ही जवाब दिया, नहीं, मैं उन्हें पसंद नहीं करती। पर फिर मन ने करवट लेते हुए कहा, अगर मैं उन्हें पसंद ही नहीं करती तो उस भविष्यवाणी से क्या फर्क पड़ता है? पर अब की बार मन ने कहा, और अगर यदि मैं उन्हें पसंद करती हूँ तो फिर तो फर्क पड़ता है ना? इशिता ने बिना सोचे समझे अपना पर्स उठाया और तेज कदमों से पुजारी से मिलने के लिए ऑफिस के बाहर निकल गई थी। राहुल दुकान पर खड़ा अपने क्रेडिट कार्ड से बिस्लरी बोतल का पेमेंट कर रहा था। तभी उसकी नजर इंसानों के एक बड़े हुजूम पर पड़ी, जो अजीब गरीब से नारे लगाते हुए और रंग गुलाल उड़ाते बहुत ही उग्र रूप के साथ दौड़ते चले आ रहे थे। उन सभी के हाथों में भगवा झंडे थे, शायद वे कोई जुलूस निकाल रहे थे। उसने जल्दी से बिस्लरी बोतल का पेमेंट किया और तेज कदमों से रिया की ओर दौड़ा, जो सड़क के दूसरी किनारे पर खड़ी राहुल का इंतजार कर रही थी। क्या राहुल समय रहते रिया को इस हुड़दंगे जुलूस से बचा पाएगा? और क्या इशिता भविष्यवाणी का सच जानने के लिए पुजारी तक पहुंच पाएगी? जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल सीमार की कलम के किस्से को और देखिए साफ या षड्यंत्र तेरे प्यार के साए में बीते ये जिंदगी के सभी एपिसोड। आपको यह एपिसोड कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।